Good morning to all of you. Let's continue chapter number 7 P block. In previous video we discussed about some physical and atomic property of group 17 element. In this video we discussed some chemical properties of group 17 element. ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले ये जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो बाकी और जो है उनसे थोड़ा सा डिफ़र होती है. ठीक है, और डिफ़र होती हैं इसका मतलब इसकी एनोमोलस बिहेवियर होता है. तो पहले हम एनोमोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्यों होता है एनोमोलस बिहेवियर? क्योंकि इसकी कुछ जो प्रॉपर्टी हैं, एनोमोलस बिहेवियर क्या क्या होते हैं तो देखिएगा, इसकी कुछ जो प्रॉपर्टी होती हैं बेटा उनकी वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा होती हैं, और कुछ जो प्रॉपर्टी हैं उनकी वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होती हैं. अब ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं तो देखिएगा, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होती हैं और एक्सपेक्टेड से कम होती हैं. तो देखो, इसका जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है, इट मीन्स आई जो है, इसके अलावा इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जो En है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, दैट्स राइट, ये जो हैं ये हायर होते हैं. इनकी एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है, अदर जो हैलोजन है ना, अदर जो हैलोजन है उनका जो जर्नल ट्रेंड है उससे एक्सपेक्टेड जो वैल्यू होती है उससे ज़्यादा होती है. इसके अलावा इसकी जो आयनिक कोवेलेंट रेडियस है, MPBP है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इनकी जो वैल्यू होती है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होती है. ठीक है, क्यों शो करता है ऐसा काम ये? तो एनामोलस बिहेवियर शो करने का जो रीजन है वो रीजन क्या है, वो रीजन सुनिएगा. रीजन जो है वो ये है कि इसका साइज बहुत छोटा होता है, En हाई होती है, लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण, और इसमें d ऑर्बिटल जो है उसकी अनअवेलेबिलिटी होती है, जिस कारण से ये इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है. इसके अलावा देखिएगा, और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि फ्लोरीन की मोस्ट ऑफ जो रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं. अगर आपके पास फ्लोरीन कहीं पर है और ये कोई दूसरा एलिमेंट है, तो जब रिएक्शन होगी तो इस एलिमेंट और इस फ्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो बिकॉज फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉलर है तो ऑब्वियसली बॉन्ड जो बनेगा यहाँ से वो बहुत शॉर्टर बॉन्ड बनेगा. और बॉन्ड की लेंथ जब यहाँ पर छोटी होगी, बॉन्ड की जो लेंथ है ये छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होने से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब बनेगा तो हायर जो एनर्जी है वो यहाँ से रिलीज होने वाली है. ठीक है, हाई एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए जो मोस्ट ऑफ रिएक्शन है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है. इट फॉर्म ओनली वन ऑक्सा एसिड. जो फ्लोरीन होता है ये केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है और वो भी HOF बनाता है. ठीक है, बाकी के जो हेलोजेंस होते हैं वो बहुत सारे ऑक्सा एसिड्स बनाते हैं. और एक बहुत जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है बेटा कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है ये लिक्विड होता है. बॉइलिंग पॉइंट भी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है ना, अप्रॉक्स इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, क्यों है लिक्विड और क्यों बॉइलिंग पॉइंट हाई है? क्योंकि बेटा जो HF है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, उस हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम. हाइड्रोजन जो फ्लोराइड होता है बेटा, उस हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो हाइड्रोजन है ना वो दो हाई En वाले जो एटम्स है उनके बिटवीन आ गया है. ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन दो फ्लोरीन के बिटवीन आ गया, जिससे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, कहोगे सर HCl अगर है तो बेटा याद रखना है HCl जो है ना उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर नहीं पाया जाता. ठीक है, क्यों नहीं होता? कहोगे सर Cl का En तो हाई है. बिल्कुल बेटा, Cl जो है ना उसका En तो हाई है, पर Cl का साइज बहुत बड़ा है, जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो ये हाइड्रोजन को स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड नहीं कर पाता, जिससे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है. ये याद रखना है. हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो केवल किस में होता है, HF में होता है. इसी कारण ये लिक्विड होता है और इसके कारण से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है. दैट्स राइट, ये हुआ है एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन. अब फ्लोरीन के एनामोलस प्रॉपर्टी होने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे जो हैलोजेंस है, इन हैलोजेंस की कुछ केमिकल रिएक्शंस. अब डिस्कस करते हैं इनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस, और इसमें भी पहली जो रिएक्शन है वो है, दो तीन ही केमिकल प्रॉपर्टी हैं बट इंपॉर्टेंट है. पहली जो रिएक्शन वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन.
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हो, और ये सारे के सारे पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबको हमने क्या कहा है? इन सबको हमने कहा है हैलोजन। ये बेटा सब के सब जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये HX बना लेते हैं, और जो HX बना है ना, इसका नाम होता है हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड। फ्लोरीन जब रिएक्ट करेगा, याद रखिएगा, फ्लोरीन जब रिएक्ट करेगा तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा 2HF। नाम क्या होगा? नाम सुना ही होगा आपने, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो क्या बनने वाला है? तो बनेगा HCl। व्हाट इज द नेम ऑफ HCl? दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। याद रखना, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये HCl कौन से स्टेट में होता है? गैसेस स्टेट में होता है। जब इसी HCl का तुम एक्वस सॉल्यूशन बना दोगे तो एक्वस सॉल्यूशन बनने पर ये जो HCl है अब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो अब इसके एक्वस सॉल्यूशन को आप कहोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना है, एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाएगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है। बट जब ये HCl गैसियस स्टेट में होता है ना बेटा, उस समय ये एसिडिक नहीं होता। याद रखना है, इस समय ये एसिडिक नहीं होता। कब? जब ये गैसियस स्टेट में होता है, तो उस समय तो इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड ही होगा। बट इसी HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है, तो इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। दैट्स राइट। क्यों? क्योंकि जब हम इसको HCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तब क्या होता है? तब बेटा ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। देखो क्या होता है, यहाँ से HCl का बॉन्ड डिसोशिएट हो जाता है, जिससे H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन को ये गेन कर लेता है, जिससे क्लोराइड आयन बन जाएगा, और H3 पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और हाइड्रोनियम आयन से H पॉजिटिव प्रेजेंट है, इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। ठीक है, तो सीधा सीधा सा अगर हम रीड करें तो कह सकते हैं सारे के सारे जो हैलोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, HX बना लेते हैं। ठीक है, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ठीक है ना, हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्टिविटी है ना, ये रिएक्टिविटी अप टू डाउन जाने पर याद रखना है डिक्रीज होती है। सबसे फास्ट फ्लोरीन रिएक्ट करता है, उससे स्लो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दैट्स राइट। हाइड्रोजन हैलाइड जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो ये हाइड्रोहेलिक एसिड बना लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। ब्रोमीन को डिजोल्व करोगे HBr को तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनेगा। अब याद रखना है, इनकी जो एसिड स्ट्रेंथ होती है बेटा, वो अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑल्सो डिक्रीज होती है। तो ये तीन जो पॉइंट है ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और तीन नहीं बल्कि ये पाँचों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इन पाँचों को मैं समराइज करके लिख सकता हूँ। कैसे? देखिए, इसे समराइज कर सकता हूँ बेटा। देखो, अगर आपके पास में HF हो, HCl हो, HBr हो और HI हो, तो देखिएगा हाइड्रोजन तो इन सब में कॉमन है। ठीक है ना, हाइड्रोजन जो है वो तो बेटा इन सब में कॉमन है, उसका साइज़ तो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन हैलोजन जो है ना, उसका साइज़ देखिएगा, तो उसका साइज़ जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का साइज़ तो छोटा होगा, क्लोरीन थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन और बड़ा। तो देखिएगा सबसे बड़ी जो बॉन्ड लेंथ है वो ये है। अगर मैं आपको यहाँ से बॉन्ड लेंथ पूछूँ, बॉन्ड लेंथ, तो अप टू डाउन जाने पर बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है इसलिए बताइएगा कौन सा बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक होगा, ये या ये? तो ऑब्वियसली HI इजीली ब्रेक होगा, जिससे यहाँ से H पॉजिटिव इजीली आपको मिलेगा। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑन गोइंग अप टू डाउन क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी की बात करूं तो बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड है ये छोटा बॉन्ड है। छोटा बॉन्ड है तो ये बॉन्ड जब बना होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी? अप टू डाउन जाने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और बॉन्ड इंथैल्पी
बॉन्ड की जो इंथैल्पी है बेटा वो देखिएगा यहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होगी क्योंकि ये बॉन्ड शॉर्टर है और स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ सबसे कम एनर्जी निकलेगी। इसका मतलब जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। दैट्स राइट। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी का है और ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का है। अब आता है इनका एमपी और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखो बेटा, एक बहुत सीधी सी कॉमन बात हम जानते हैं कि एमपी मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोलर मास के। तो जिसका मोलर मास ज़्यादा है ऑब्वियसली उसका ज़्यादा होगा। दैट्स राइट। तो देखिएगा एमपी और बीपी देखिएगा, HCl का एमपी, HBr का एमपी, HI का एमपी, देखिएगा मोलर मास इंक्रीज हो रहा है ना, तो एमपी बीपी इंक्रीज हो रहा है बेटा। इसके अलावा जो आपका एमपी और बीपी होता है ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के या अट्रैक्शन फोर्स के। अब देखो जो HF होता है बेटा, उस HF का हालांकि मोलर मास तो कम है, बट HF में तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना बेटा। तो यहाँ पर तो देखो एक्स्ट्रा बॉन्ड और आ गया कि नहीं आ गया बेटा, तो एक्स्ट्रा फोर्स लगा हुआ है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली एमपी बीपी भी इंक्रीज होगा। इसलिए HF का जो MP है वो होना तो कम चाहिए था, बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ के हाइड्रोजन बॉन्ड इसका जो MP है वो देखो ज़्यादा होगा। तो MP का ऑर्डर क्या आएगा, HCl का सबसे कम, उससे ज़्यादा HBr, फिर HF और फिर आएगा HI। ठीक है। और सेम यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी में भी क्या होगा, HF जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए BP भी ज़्यादा होगा, और सबसे कम इसका, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका, और BP तो HF का सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो BP जो है उसका ऑर्डर होता है ये। अब क्वेश्चन पूछेगा वही कि HF का MP BP हायर है इन सब से, क्यों है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक ही आंसर आपको यहाँ से लिखना है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और एग्ज़ाम कंपटीशन के हिसाब से आपको ये सारे के सारे ऑर्डर जो है ना वो याद रखने हैं। ये हुआ है रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन। अब डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन। अब डिस्कस करते हैं बेटा रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन। देखो बेटा, ये जितने भी हेलोजेंस होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सब के सब क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, याद रखना है। ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब होता है जहाँ O पर नेगेटिव 2 चार्ज हो, ऑक्साइड बनाते हैं। और ज़्यादातर क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब बात हम करते हैं बेटा पहले फ्लोरीन की। ठीक है। देखिए फ्लोरीन जो होता है बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो टाइप के कंपाउंड बनाता है, OF2 और O2F2। ठीक है। इनमें से जो OF2 होता है केवल यही स्टेबल होता है, जबकि वो तो O2F2 लेस स्टेबल होता है। एक्चुअल में ये जो है ना OF2 और O2F2, ये क्या है, ये ऑक्साइड नहीं है, ये एक्चुअल में ऑक्सीजन फ्लोराइड है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जब रिएक्ट करेंगे तो बेटा फ्लोरीन जो है इसका EN सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन जो होता है ये हमेशा नेगेटिव आयन बनाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन को मजबूरी में पॉजिटिव आयन बनाना पड़ेगा। एक को यहाँ लाओगे, दो को यहाँ लाओगे तो क्या बनेगा, OF2, दैट इज ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड या ऑक्सीजन फ्लोराइड कहेंगे इसको। ठीक है। बाकी के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, क्योंकि औरों में क्या होगा, जब क्लोरीन, ब्रोमीन और इनके साथ रिएक्ट कराओगे तो ऑक्सीजन नेगेटिव आयन बनाएगी, बट फ्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो फ्लोरीन खुद तो नेगेटिव आयन के फॉर्म में होगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव आयन बनेगी। ठीक है। आगे सुनेंगे, ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड होते हैं कौन कौन से बेटा, OF2 और O2F2, ये दोनों ही कंपाउंड कैसे होते हैं, ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं, मतलब दूसरों का फ्लोरीनेशन करा देते हैं। और कहाँ काम आते हैं बेटा, ये बेटा जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उससे प्लूटोनियम जो होता है उसको हटाने में काम आते हैं। क्या होता है, जो प्लूटोनियम है उसकी रिएक्शन करवा देते हैं O2F2 से, तो ये क्या करता है, इसका फ्लोरीनेशन कर देता है, फ्लोरीन इसको पकड़ा देता है, 3 मॉलिक्यूल काम आएंगे और क्या बना देता है, PuF6 बना देता है, 3O2 अलग हो जाती है। इसलिए ये जो है ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम आते हैं। अब जो है वो है रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आगे पढ़ते हैं। फ्लोरीन की होगी, अब क्लोरीन की बात करें। देखो बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
ये तीनों के तीनों जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा ये बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं। और इन सारे ऑक्साइड में हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेकर के और +7 तक होता है। +1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड बनाते हैं। दैट्स राइट। अब यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी है, देखिएगा इनके जो ऑक्साइड है ना, इन ऑक्साइड की स्टेबिलिटी देखिए। अगर मान लो आयोडीन का भी ऑक्साइड हो और बेटा आपके पास में ब्रोमीन का भी ऑक्साइड हो और बेटा आपके पास में क्लोरीन का भी ऑक्साइड हो, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है ना उसका ऑर्डर ये होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल आयोडीन के ऑक्साइड होते हैं, उससे कम स्टेबल क्लोरीन के होते हैं और ब्रोमीन का ऑक्साइड सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं। दैट्स राइट। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का जो लॉजिक है वो लॉजिक सुनिएगा। देखो आयोडीन में क्या फैक्टर वर्क करता है, आयोडीन के अंदर क्या होता है बेटा, हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयोडीन। आयोडीन के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी हाई स्टेबिलिटी जो है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन होता है ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन आयोडीन और ऑक्सीजन। आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसका पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है और पोलराइजेशन ज़्यादा होने से उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। दैट्स राइट, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर आने के कारण से इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं आयोडीन वाले। अब बारी आती है क्लोराइड वाले। तो फिर क्लोराइड वाले क्यों ज़्यादा स्टेबल है? तो क्लोरीन में बेटा थोड़ा सा अलग लॉजिक लगता है। इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन जो है बेटा वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, सिग्मा और पाई। और पाई बॉन्ड कैसे बनाता है ये क्लोरीन? ये जो क्लोरीन है बेटा, इस क्लोरीन के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और डी ऑर्बिटल होने के कारण से ये क्या करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। दैट्स राइट। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के कारण से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए। दैट्स राइट। तो वहाँ और यहाँ दोनों में अलग फैक्टर लगेगा। वहाँ ग्रेटर पोलराइजेशन के कारण स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो डी ऑर्बिटल की हेल्प से मल्टीपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। दैट्स राइट। ब्रोमीन जो होता है उनमें इन दोनों में से कोई सा भी फैक्टर काम नहीं करता, ठीक है ना, इसलिए ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होते हैं। इसके अलावा और सुनिए, देखिएगा और क्या है, जैसे आयोडीन हो या क्लोरीन हो, मान लो क्लोरीन का आपके पास Cl2O ऑक्साइड है, Cl2O3 ऑक्साइड है, ClO3 ऑक्साइड है, Cl2O7 ऑक्साइड है। तो देखिएगा हैलोजन के जो हायर ऑक्साइड होते हैं ना, हायर ऑक्साइड, ये जो हायर ऑक्साइड होते हैं बेटा, ये लोअर ऑक्साइड के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं या मच स्टेबल भी कह सकते हो, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, चलिएगा उसके बाद चलो अब कंटिन्यू करते हैं आगे, देखिएगा। इसके अलावा क्लोरीन जो है, अब क्लोरीन की बात करें पहले, फिर ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे। क्लोरीन जो है उसके बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं, जैसे Cl2O, ClO2, ये बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, अब आगे सुनना, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये Cl2O। Cl2O जो ऑक्साइड होता है बेटा, ये काम में लिया जाता है एज ब्लीचिंग एजेंट। और कहाँ पर काम में लिया जाता है? जो पल्प पेपर इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है और वाटर ट्रीटमेंट में। बस इन सारी चीज़ों में से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन के जो हैं, आपको पता है ब्रोमीन के ऑक्साइड तो वैसे ही बहुत कम स्टेबल होते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड हैं? ये ब्रोमीन के ऑक्साइड हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं। और कम स्टेबल होते हैं इसलिए इनका एग्जिस्टेंस केवल कहाँ होता है? लो टेम्परेचर पर ही होता है। बहुत ईजीली डिकम्पोज होंगे तो बहुत ईजीली ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, इसलिए ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। दैट्स राइट। आगे सुनेंगे द आयोडीन ऑक्साइड। आयोडीन के ऑक्साइड जो होते हैं I2O4, I2O5, ये वाला, ये इनसॉल्यूबल सॉलिड होते हैं, डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग, गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, बट इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इनमें से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो है बेटा कौन सा? I2O5। जो I2O5 होता है इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में काम में लिया जाता है। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ClO2 इज़ यूज्ड इन
bleaching agent used as bleaching agent in pulp paper industry, textile industry, and I2O5 is a good oxidizing agent and it is used in estimation of carbon monoxide. That's right, ये हो गई है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल्स। मेटल के साथ में इनकी रिएक्शन देखिएगा, मेटल के साथ में जब ये रिएक्ट करते हैं, ये मेटल है, ये हेलोजेंस हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल हैलाइड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हो, क्लोरीन रिएक्ट करेगा, सोडियम क्या बना देगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, NaCl बनेगा सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम क्या बनाएगा, Mg पॉजिटिव 2, ब्रोमीन बनाएगा Br नेगेटिव 1, दोनों को कंबाइंड करेंगे MgBr2 बन जाएगा। तो हेलोजन जब मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटल हैलाइड बनता है। दैट्स राइट। फॉर एग्जांपल जैसे ये हुआ। अब यहाँ से याद रखना है आयनिक करेक्टर जो होते हैं वो हैलाइड के अंदर अप टू डाउन जाएंगे ना तो डिक्रीज होते जाते हैं। अगर आपके पास में बेटा मेटल का फ्लोराइड भी हो, मेटल का क्लोराइड भी हो, मेटल का आयोडाइड भी हो और मेटल का ब्रोमाइड भी हो और आयोडाइड भी हो, अब देखिएगा इन सब में कौन सा ज़्यादा आयनिक होगा, कौन सा कम आयनिक होगा। देखिए मेटल जो है वो सारी की सारी बनाएंगी कटायन। तो देखिए मेटल तो मान लीजिए हमने यहाँ कॉमन लिया है तो कटायन का साइज़ तो कॉमन या कांस्टेंट है। बट एनाइन देखिए, यहाँ फ्लोरीन का एनाइन है और आपको पता फ्लोरीन का एनाइन छोटा होता है, क्लोरीन का एनाइन थोड़ा बड़ा होगा, ब्रोमीन का एनाइन और बड़ा होगा और आयोडीन का एनाइन सबसे बड़ा होगा। तो देखिएगा इनके साइज में कहाँ ज़्यादा डिफरेंस है, तो देखिएगा कटायन एनाइन के साइज में यहाँ ज़्यादा डिफरेंस है। और फजांस रूल क्या कहता है, फजांस कहता था कि कटायन और एनाइन के साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। और पोलराइजेशन होने से वहाँ कौन से करैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, कोवेलेंट करैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो मेटल आयोडाइड जो होंगे बेटा इनमें हाईएस्ट कोवेलेंट करैक्टर होंगे, मेटल फ्लोराइड में लोवेस्ट कोवेलेंट करैक्टर होंगे। तो मेटल फ्लोराइड में लोवेस्ट कोवेलेंट करैक्टर है, इसका मतलब हाईएस्ट आयनिक करैक्टर है। तो बेटा आयनिक जो करैक्टर है वो आयनिक करैक्टर अप टू डाउन जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट कोवेलेंट जो करैक्टर है बेटा वो कोवेलेंट करैक्टर अप टू डाउन जाएंगे तो इंक्रीज होगा। दैट्स राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, याद रखना है। और ये हम फाजांस जो रूल है उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो है ये आयनिक करैक्टर का ऑर्डर है, ठीक है। तो कोवेलेंट करैक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर मेटल कभी भी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो होगा वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन की बात करूं Fe, बेटा जो Fe है ये दो टाइप के आयंस का फॉर्म में पाया जाएगा, Fe पॉजिटिव 2, Fe पॉजिटिव 3। अब ये Fe पॉजिटिव 2 है ये बनाएगा FeCl2 और ये बनाएगा FeCl3। FeCl2 के अंदर देखिएगा और FeCl3 दोनों में देखिएगा, दोनों में बेटा जो अनाइन है वो तो बराबर है। अनाइन यहाँ पे कौन है, क्लोराइड, अनाइन यहाँ भी कौन है, क्लोराइड, अनाइन बराबर है। लेकिन इन दोनों में कटायन देखिए, यहाँ कटायन कौन सा, Fe पॉजिटिव 2, यहाँ पॉजिटिव 3। और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो उसका साइज छोटा होगा। तो Fe पॉजिटिव 3 का साइज छोटा है बट Fe पॉजिटिव 2 जो है ये लार्जर है। तो साइज में कहाँ ज़्यादा डिफरेंस है, ऑब्वियसली साइज में यहाँ ज़्यादा डिफरेंस है, साइज में यहाँ ज़्यादा डिफरेंस है। और साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। तो हाई पोलराइजेशन यहाँ पर होगा और हाई पोलराइजेशन होने से यहाँ पर क्या होंगे, हाई कोवेलेंट करैक्टर होंगे, हाई कोवेलेंट करैक्टर यहाँ पर होंगे। दैट्स राइट। तो जो FeCl3 है वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा किसके बजाय, FeCl2 की बजाय। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है वो मोर कोवेलेंट होगा, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वो कम कोवेलेंट होगा, इसका मतलब मोर आयनिक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे SnCl2 हो और SnCl2 और SnCl4, तो इसमें से यहाँ Sn का +4 है, यहाँ Sn का +2 है। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका साइज स्मॉलर, हाई पोलराइजेशन, हाई कोवेलेंट, तो ये मोर कोवेलेंट होगा, ठीक है ना। ये मोर कोवेलेंट है और ये आपके लेस कोवेलेंट है। ये हो गया है रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल्स। और अब इनकी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन
टुवर्ड अदर हैलोजेंस। लास्ट है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड अदर हैलोजन। देखिएगा बेटा क्या होता है, दो डिफरेंट जो हैलोजेंस होते हैं ना वही आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, FCl बना देते हैं। जैसे बेटा इसके अलावा क्लोरीन और फ्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं Cl2 और F2 जब रिएक्ट करते हैं तो ClF3 बन जाता है। जब आयोडीन और फ्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो IF7 बन जाता है। बैलेंस नहीं है रिएक्शन बट कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हैलोजन हैलोजन रिएक्ट करके भी कंपाउंड बन जाते हैं, और ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं नॉन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं हैलोजन हैलोजन के रिएक्ट करने से वो क्या कहलाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड कहलाते हैं। अब इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में 2-3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि इनके साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड होंगे। साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड होंगे। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन के साइज में बहुत कम डिफरेंस है, तो देखिएगा यहाँ क्लोरीन के साथ एक फ्लोरीन या 3 ही फ्लोरीन बॉन्डेड हुए हैं। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आयोडीन और फ्लोरीन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आयोडीन के साथ देखिएगा 7 तक फ्लोरीन एडेड हो गए हैं। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने ही नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स ज़्यादा बॉन्डेड होंगे, ठीक है। बहुत सारे बनाते हैं, जैसे XX डैश, SX3, SX5, SX7 बन जाता है, जैसे IF7 बन गया। अब इनको हम लिख कैसे देते हैं, XX डैश से। अब यहाँ पर याद रखना X डैश कौन है, X डैश जो होता है ये स्मॉलर वाला होता है। स्मॉलर का मतलब होता है जिसकी EN क्या होती है, हाई होती है, वो है आपका X डैश। दूसरी चीज़ जो है वो सुनिएगा, अगर आपके पास हैलोजन हो और अगर आपके पास इंटर हैलोजन कंपाउंड हो तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, ठीक है। जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं ना बेटा, दीज आर मोर रिएक्टिव। इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके बजाय, हैलोजन की बजाय। जैसे अगर आपको कहा जाए क्लोरीन है और आपको कहा जाए ClF है, बताओ ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो ClF ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन पूछता क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस टॉपिक से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है बेटा, क्योंकि जो Cl2 है ना उसमें Cl और Cl होगा। अब दोनों Cl हैं तो ऑब्वियसली दोनों की EN इक्वल होगी, तो दोनों बराबर पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिससे यहाँ पॉलरिटी क्रिएट नहीं होगी। बट जो ClF है, इस ClF में F की ज़्यादा तो F इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे F है वो पार्शियल नेगेटिव, Cl है वो पार्शियल पॉजिटिव, जिससे इंटर हैलोजन कंपाउंड में क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगी, पोलरिटी क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी, पॉलरिटी क्रिएट हो जाएगी, जिस कारण से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू इंट्रोड्यूस ऑफ पॉलरिटी। दैट्स राइट। उसके बाद में नंबर 3, थर्ड जो चीज़ें वो देखिएगा, अगर आपके पास में XX डैश ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है, अगर इसकी वाटर से रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, तो देखिएगा ये X डैश जो है ये हाई EN वाला है, और हाई EN वाला तो आपको पता है वो क्या बनाएगा, वो नेगेटिव आयन बनाएगा और ये पॉजिटिव बनाएगा। वाटर में क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, देखिएगा क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा HX डैश और बनेगा HOX। अगर मान लीजिए आपके पास में हो ClF, तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, यहाँ से H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ClF में क्या होगा, Cl बनेगा पॉजिटिव F नेगेटिव, दोनों कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, HF बना देंगे, ठीक है, और बनेगा HOCl। ये हो गया है रिएक्शन विद वाटर। ये लीजिए, तो वाटर के साथ रिएक्शन, और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका ये वाला, ठीक है ना, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव दैन हैलोजेंस। और तीसरा है कि साइड में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इनके उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो जुड़ते जाएंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में। दस राइट। ये हमने पढ़ा सम केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जितना भी पढ़ा है हम फटाफट से उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए, देखो सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन।
फ्लोरीन का एनोमोलस बिहेवियर। उसमें हमने पढ़ा फ्लोरीन की बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं उनकी वैल्यू एक्सपेक्टेड से हाई होती हैं, उसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम होती हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, EN हाई है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है, ठीक है ना, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लॉन पेयर्स और डी ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसकी मोस्ट ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। ये केवल एक ही ऑक्सा एसिड्स बनाता है, ठीक है बेटा। और जो HF होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। दैट्स राइट। फिर हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं? HX बनाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। इन हाइड्रोजन हैलाइड की 3 4 5 प्रॉपर्टी थी। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो भी डिक्रीज होगी, MP इंक्रीज होता जाएगा, BP इंक्रीज होता जाएगा। बट एक्सेप्शन जो लगने वाला है वो F में लगने वाला है। HF का होना MP BP कम चाहिए, बट होगा ज़्यादा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद फिर हमने पढ़ा रिएक्शन या रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन में हमने कहा कि ये सब के सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। फ्लोरीन की बात की, फ्लोरीन 2 तरीके के कंपाउंड बनाता था, ठीक है, O2F2 और OF2। ये ऑक्साइड नहीं होंगे बल्कि ये ऑक्सीजन फ्लोराइड होते हैं, दोनों ही फ्लोरिनेटिंग होते हैं। ये प्लूटोनियम का फ्लोरिनेशन कर देते हैं। फिर बात हमने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की तो ये तो बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन इन ऑक्साइड की भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? आयोडीन के सबसे ज़्यादा, क्लोरीन से उसके कम, और ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होते हैं। आयोडीन के ऑक्साइड स्टेबल होने का लॉजिक क्या था कि आयोडीन का साइज बड़ा है, जिससे यहाँ पर ग्रेटर पोलराइजेशन होता है, जिससे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जबकि क्लोरीन क्या करता है? अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल की हेल्प से मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, बट ब्रोमीन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए। फिर हमने कहा कि लोअर ऑक्साइड की बजाय इनके जो हायर ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि जो क्लोरीन होता है ये बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, ब्रोमीन भी बहुत सारे बनाता है, आयोडीन भी बहुत सारे बनाता है, बट काम के कितने थे? काम के 2-3 ही थे। एक तो Cl2O जो था ये, नहीं, ClO2 जो था ये कैसा होता है? ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम आता है। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड होते हैं बेटा, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम आते हैं। और I2O5 जो था, ये I2O5 जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में काम आता है। दैट्स राइट। फिर हमने पढ़ा रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल। मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ये मेटल हैलाइड बनाते हैं। मेटल हैलाइड में आपको 2 बातें याद रखनी है, कोवेलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर, ठीक है। और कोवेलेंट आयनिक करेक्टर कहाँ से निकलने वाला है? फाजान्स के रूल से। फाजान्स रूल क्या कहता है? DPC कहता है। DPC का मतलब क्या होता है? मोर डिफरेंस। कैटाइन एनाइन में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट होगा। अब वो आप साइड से देख करके बता सकते हो। दैट्स राइट। और उसके बाद में लास्ट जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया था हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स राइट। इंटर हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड बहुत सारे टाइप के होते हैं। इनके साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ हेलोजन जो है वो बॉन्डेड होंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव दैन हेलोजन कंपाउंड बिकॉज इन इंटर हेलोजन कंपाउंड EN differences क्रिएट बिटवीन बोथ हेलोजन, देयरफॉर polarity इज इंट्रोड्यूस इन दैम, देयरफॉर दीज आर मोर रिएक्टिव। इसके अलावा जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक तो आपका HX बनता है और एक आपका हाइपोहैलाइड बन जाता है। ये हो गया है सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन्स। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन। थैंक यू।